आपके पास केवल एक दिन का समय है। एक दिन में आप जितना मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत कर लो, ठीक है। और मेरे को बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया था कि सर ज्योग्राफी का यानी कि भूगोल का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाइए जो हम सभी को सीधे एग्जाम में ही पूछे। तो प्यारे साथियों, मैं आप सभी के जानकारी के लिए बता दूं, आज की क्लास में मैं आप सभी को ज्योग्राफी का यानी कि भूगोल का ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा दूंगा जो 5 फरवरी 2026 को सेकेंड सिटिंग में, आपको भी मालूम है सेकेंड सिटिंग में आप सभी का ज्योग्राफी का एग्जाम है। मैं आप सभी को जो क्वेश्चन आज दिखाऊंगा 100% आप मेरे से लिखवा के ले लो स्टाम्प पेपर पे, जहां पर आपको लिखवाना है लिखवा लो। 100% ये सभी क्वेश्चन आपको 5 फरवरी 2024 को यानी कि सेकेंड सिटिंग में देखने के लिए 100% मिल जाएगा। बस आपको कुछ करना नहीं है, बस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। मैं ये वीडियो 4 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, और 5 तारीख को आप सभी का एग्जाम है ज्योग्राफी का। ध्यान से एक एक करके क्वेश्चन को देख लो। समय हम सभी के पास नहीं है, मैं आप सभी को डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर दिखा देता हूँ। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% यहाँ से आप सभी को प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, देखो करना आपको कुछ नहीं है, ठीक है। अभी हम लोगों का काम है करना, आपका काम है सिर्फ क्वेश्चन आंसर को ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन संभववाद, एक सेकंड, ये तो दूसरा क्वेश्चन है। अब देखो नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, क्वेश्चन आंसर को ध्यान से देख लो, ठीक है। मैं आप सभी को 5 फरवरी 2026 के लिए अभी ज्योग्राफी का 3 वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है। 3 वीडियो दिखाऊंगा। अगर आप सभी 3 वीडियो को, ठीक है, मेरा बात आप सभी ध्यान से सुनो, ठीक है। मैं आप सभी को 5 फरवरी 2026 के लिए 3 गो वीडियो दिखाऊंगा। अगर आप सभी तीनों वीडियो को ध्यान से देख लिए तो जानते हो आप सभी क्या बोलोगे, सिर्फ बल्ले बल्ले, ठीक है, क्योंकि तीनों वीडियो में से 100% ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ पूछ लेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करना, नहीं तो मैं आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देख लो, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, तो मैं आप सभी को डायरेक्ट बता देता हूं। नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, तो ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ठीक है। नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, तो ग्रिफिथ टेलर। ध्यान से देख लो, मैं आप सभी को डायरेक्ट थोड़ा सा जल्दी दिखा देता हूं, ठीक है, क्योंकि अगले वीडियो पर भी काम करना है। 2 नंबर में देखते हैं, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया। संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले, ठीक है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था, तो आप सभी याद रखिएगा 2 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लुसियन फेब्रे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। मैं सभी क्वेश्चन का आप सभी को 100% जवाब दे रहा हूँ, ठीक है, सही 100% सही जवाब दे रहा हूँ। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था, तो लुसियन फेब्रे ने किया था, ठीक है। 3 नंबर में एंथ्रोपियोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। एंथ्रोपियोजियोग्राफी, ठीक है, एंथ्रोपियोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, फ्रेडरिक रेटजेल, ठीक है। या फिर आप सभी को एग्जाम में सिर्फ रेटजेल दिखाई देगा, ठीक है, तो आप सभी टिक मार दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक रेटजेल, ठीक है। एंथ्रोपियोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो फ्रेडरिक रेटजेल, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ठीक है। चलिए ध्यान से देख लीजिएगा। 4 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक है। फिर से पढ़ो क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ो, ठीक है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपको मिलेगा प्यारे बच्चों। फिर से बोल रहा हूँ, यही सब क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक है। ध्यान से देख लो, नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। 4 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, खनिज है, ठीक है। 5 नंबर में देखिएगा, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। अभी क्वेश्चन आंसर को समझाने का समय नहीं है, ठीक है, इसलिए आप सभी डायरेक्ट याद करो, ठीक है। समझाने के समय में तो आप सभी घूमते फिरते थे, अभी बोल रहे हो आप सभी सर समझाओ, ठीक है। ध्यान से पढ़ लो अभी, ठीक है। देखो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, हम सभी के पास समय नहीं है, ठीक है, हम सभी के पास समय नहीं है, नहीं तो मैं आप सभी को फिर भी समझा देता प्यारे बच्चों, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, बहुत बच्चे गलती करते हैं, बहुत बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, तो आप सभी याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत। बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं मालूम है, बहुत बच्चे गलती करते हैं चीन में टिक मारते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। आप सभी चैट जीपीटी से पूछ लेना या फिर AI से पूछ लेना, किसी से भी पूछ लेना। इस क्वेश्चन का सही जवाब 2026 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन माना जाएगा, तो भारत माना जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ठीक है। 6 नंबर में किस द्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है, किस द्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है, तो आप सभी याद रखिएगा जावा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ठीक है। 6 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, ठीक है। आप सभी अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या पता आपके इस वीडियो की वजह से क्या पता उनका थोड़ा सा हेल्प हो जाए, वो भी अच्छे अंक ला पाए, ठीक है। किसी से जलो मत यार, ठीक है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो देखो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन। 8 नंबर में मानव विकास सूचकांक HDI, इनको शॉर्ट में जानते हैं हम सभी,
HDI के नाम से, ठीक है। मानव विकास सूचकांक का मान कितना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी बहुत बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। मानव विकास सूचकांक का मान जो है आपसे याद रखिएगा 0 से 1 के बीच का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 2 का नहीं 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 0 से 1 के बीच। मानव विकास सूचकांक का मान कितना होता है, तो 0 से 1 के बीच होता है, ठीक है। याद रखिएगा 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। फूलों की कृषि क्या कहलाती है, फूलों की कृषि कहलाती है प्यारे बच्चों फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 10 रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है, रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है, तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोपण कृषि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 11 अंगूर की खेती क्या कहलाती है, अंगूर की खेती जो है ना वो तो वीटी कल्चर कहलाती है, ठीक है कि नहीं। 11 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वीटी कल्चर, ठीक है। ध्यान से देख लो 2026 में यानी कि कल आप सभी को 5 फरवरी को सेकेंड सीटिंग में प्यारे बच्चों, ठीक है। सेकेंड सीटिंग में आप सभी को 100% ये सभी क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। विश्वास करो, अगर नहीं पूछे तो आप सभी किसी दूसरे वीडियो मेरे द्वारा बताए गए मत देखना। अंगूर की खेती क्या कहलाती है, तो वीटी कल्चर कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो बस कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप सभी को दिखा दूंगा। सहकारी कृषि सबसे अधिक सफल रही है कहां पर, डेनमार्क में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। सहकारी कृषि सबसे अधिक कहां पर सफल रही है, तो डेनमार्क में सफल रही है, ठीक है। 12 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 13। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, यहाँ देखो आपको एग्जाम में करना क्या है, और मार्कशीट को ध्यान से देखना है और अच्छे से रंगना है प्यारे बच्चों। अच्छे थोड़ा सा भी गलती होगा ना तो नंबर आप सभी का 1 माइनस हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ मार्कशीट को अच्छे से रंगना है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है। और मैं आप सभी को एक बात बता देता हूँ, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नहीं, आप सभी को मालूम है, ठीक है। यहाँ पर देखो आप सभी को एक काम एग्जाम और क्या करना है, आपको पहले जिस क्वेश्चन का उत्तर मालूम हो पहले उन्हीं का मार्कशीट में आपको रंगना है, ठीक है। उसके बाद देखा जाएगा, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल, यहाँ पर देखो क्वेश्चन है रोपण फसल नहीं है, रोपण फसल है वो अलग बात है, यहाँ पर बोल रहा है नहीं है, तो इसमें गेहूं जो है ना रोपण फसल नहीं है। ये सभी हम क्या बोलते हैं, इसको बो करके खाते हैं, है ना। निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ठीक है। चलिए 14 नंबर में संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, तो दूर संचार कहलाता है, ठीक है। संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, संचार, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 15 नंबर में किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है, किस मार्ग का उपयोग, मार्ग मतलब रास्ता होता है, किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए किया जाता है, तो आपसे याद रखिएगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर है। 16 नंबर में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, सिलिकॉन वैली जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो 16 का सही जवाब है क्या, बी होगा, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। सिलिकॉन वैली कहां पर स्थित है, तो सैन फ्रांसिस्को में स्थित है, ठीक है। बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग के अंतर्गत आते हैं, बिस्कुट उद्योग प्यारे बच्चों, बिस्कुट उद्योग सिंपल है, बिस्कुट उद्योग यानी कि जिसका प्रयोग डेली होता है ना, यानी कि उपभोक्ता, तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। जैसे चीनी तेल ये सभी डेली होता है तो उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत आएगा ना। बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, उपभोक्ता उद्योग, ठीक है। मैं आप सभी को एक ट्रिक बता देता हूँ, आपको एग्जाम में क्या करना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे बिस्कुट हो गया, चीनी हो गया, नमक हो गया, ठीक है, किस उद्योग के अंतर्गत आते हैं, तो उपभोक्ता का मतलब होता है जो डेली यूज होता है, ठीक है। 17 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए ब्राह्यश्रुतिकरण का सहायक है, ब्राह्यश्रुतिकरण सहायक है, बताओ ब्राह्यश्रुतिकरण जो है वो सहायक है। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, ठीक है। 100% यही सब क्वेश्चन मिलेगा फिर बच्चों आप सभी को कल, ठीक है। मैं आप सभी को 3 वीडियो दिखाऊंगा, ये फर्स्ट वीडियो है और दूसरा वीडियो शाम में मिलेगा और तीसरा वीडियो कल आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अनदर सब्जेक्ट के लिए आप सभी कमेंट कर दीजिएगा। 18 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। ध्यान से देख लो क्वेश्चन को, फिर से पढ़ लो। ब्राह्यश्रुतिकरण सहायक है तो दक्षता सुधारने में, कीमतें घटाने में, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने के लिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ठीक है। चलिए हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है, हीराकुंड परियोजना जो है ना वो किस नदी पर स्थित है, तो 19 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी महानदी पर स्थित है। पनामा नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर जो है ना तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ऑप्शन नंबर एक सेकंड, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ठीक है। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में, बहुत बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर टिक मारते हैं, लेकिन नहीं मारना आपको, ठीक है। 21 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी जेनेवा, ठीक है, जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है, तो जेनेवा में स्थित है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, यही क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। बहुत बच्चे सोचते होंगे कि मध्य प्रदेश होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल यानी कि लंबाई चौड़ाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, ठीक है। 23 नंबर में भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि किसे माना जाता है, भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि किसे माना जाता है, तो आपसे भी याद रखिएगा 23 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। 1951 से लेकर के, यहाँ देखो 1951 से लेकर के 1981 के बीच माना जाता है, ठीक है। 1951
81 के बीच माना जाता है। एक सेकंड, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि किसे माना जाता है? तो 1951 से लेकर के 1981 के बीच। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है। ठीक है, चलिए मेरे को पानी पीने दो, तब तक आपसे वीडियो को लाइक कर दो जितने बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो। ठीक है, चलिए 24, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? अब देखो 1948 में या फिर 1950 में, 1954 में या फिर 1962 में। ध्यान से देख लो, समय बहुत कम है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? अब देखो 24 का सही जवाब ऑप्शन नंबर होगा 1948 में। ठीक है, यहाँ देखो मैं लिख देता हूँ, आप सभी को समझ में आ जाएगा। ठीक है, 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। 100% ये सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे कल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में पूरे पृथ्वी पर जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है हमारा भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, हमारा भारत है। ठीक है, 26 नंबर में, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी थी? इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है जनगणना जिस समय भारत में 2011 में जनगणना हुआ था, है ना, 2011 में जनगणना हुआ था, उस समय बिहार में कितने लोग पढ़े लिखे थे? यही क्वेश्चन है ना। तो 26 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए 61 पॉइंट। ठीक है, 61.8% उस समय व्यक्ति पढ़े लिखे थे। अब बात बाकी 39.8 भी गंवार थे। ठीक है, तो 26 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए, भारत के किस राज्य में हीरा पाया जाता है? भारत के किस राज्य में आपको हीरा देखने के लिए मिलेगा? सबसे ज्यादा हीरा कहां पर होती है? भारत के किस राज्य में? तो 27 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धुएं से होने वाला प्रदूषण क्या कहलाता है? धुएं से होने वाला प्रदूषण सिंपल है, वायु प्रदूषण होगा, है कि नहीं? धुएं से होने वाला प्रदूषण वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा कि नहीं? बताओ ऑप्शन बी। 29 का सही जवाब जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक मार्ग। 30 नंबर में, सलेम इस्पात केंद्र किस राज्य में है? सलेम इस्पात केंद्र किस राज्य में है? प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को एक बार फिर से याद दिला देता हूं, मैं आप सभी को 3 वीडियो दिखाऊंगा। तीनों वीडियो में इतने क्वेश्चन दिखाए जाएंगे, इतना क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन आप सभी को सीधा समझो, जितना क्वेश्चन मैं आप सभी को दिखाऊंगा। अगर आप सभी मेरे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चन को ध्यान से देख लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेंशन आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा भाई, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बात रह गई सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट कर देना, उन पर मैं कुछ सोचूंगा या फिर वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो मैं आप सभी को डायरेक्ट क्वेश्चन भेज दूंगा, आप सभी देख लीजिएगा। चलिए, सलेम इस्पात केंद्र किस राज्य में है? 30 नंबर में प्रश्न है सलेम इस्पात केंद्र किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। ठीक है, याद रखिएगा। 31 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? निम्नलिखित में कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो सौर ऊर्जा, है कि नहीं? 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 32 नंबर में, भारत में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या किस राज्य में है? देखो बहुत बच्चे यहाँ पर भी गलती करते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है तो मैं बताऊंगा ना, मैं हूं तो गलती नहीं करना है। महाराष्ट्र में है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 33 नंबर में, नमामि गंगे कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? यानी कि गंगा नदी जो है उनको साफ सुथरा करना है, ये कब शुरू हुआ था, कब बोला गया था? तो 2014 में। ऑप्शन नंबर बी 100% पूछेगा। 34, कोच्चि पतन कहां पर स्थित है? कोच्चि पतन जो है प्यारे बच्चों, कोच्चि पतन जो है ना, तो केरल में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। 35 नंबर में, बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्यारे बच्चों, बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त होती है। मैंने आप सभी को साइंस में भी बताया था, बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो एल्युमिनियम प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए 36 नंबर में, भारत की सबसे बड़ी नगर परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नगर परियोजना, ठीक है, सॉरी बड़ी नहर लिखा हुआ है, बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? बताओ, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ध्यान से देख लो, नहीं तो बाद में पछताओगे। मैं गारंटी लेता हूं, जो बच्चे ध्यान से नहीं देखेंगे, वीडियो को भगा के देखेंगे, वो बाद में 100% पछताने वाले हैं। 37, भारत की सबसे प्रदूषित शहर 2011 के अनुसार कौन सा है? तब देखो, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डाउट जरूर होगा। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे सोचेंगे अगर ये क्वेश्चन हमको पूछ ले कल 5 फरवरी को, अगर ये क्वेश्चन हमको पूछ ले तो हमें किस में टिक मारना चाहिए? कानपुर, दिल्ली या फिर दिल्ली? तो आपको मालूम है 2025 दिसंबर महीना में दिल्ली में 70% ऑक्सीजन लेने में लोगों को कठिनाई हो रही थी। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको पूछ ले, देखो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है प्यारे बच्चों। भारत का सबसे प्रदूषित नगर शहर 2011 के अनुसार, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को ही आपको ध्यान से देखना है। 2011 लिखा है तो आप सभी टिक मारिएगा कानपुर में। अगर 2011 पूछे तो, किताब के अनुसार बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर 2011 पूछे तो कानपुर में टिक मारिएगा। अगर पूछे 2025 से लेकर के 2026 के अनुसार तो आप सभी दिल्ली में टिक मार दीजिएगा। चलिए 38, हुबली रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है?
हुबली हुबली रेल मंडल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात। देखो 38 का सही जवाब, जितने बच्चे सोच रहे हो आंध्र प्रदेश, गलत है भाई, कर्नाटक होगा। ठीक है, हुबली रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा गन्ना की खेती करती है? यही क्वेश्चन करने का मतलब है। देखो तो इस क्वेश्चन का जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो सबका राइट आंसर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना की खेती होती है। 40, डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, असम में स्थित है। ठीक है, 41 नंबर में कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है? कपास की खेती जहां पर होती है वहां पर किस टाइप की मिट्टी आपको देखने के लिए मिलेगी? जहां पर कपास की अच्छी खेती होती है वहां पर किस तरह की मिट्टी आपको देखने के लिए मिलेगी? तो जलोढ़ मिट्टी है ना। 41 का सही जवाब होगा, जलोढ़ मिट्टी नहीं होगा, काली मिट्टी होगा। ठीक है, एक सेकंड, देखो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है? तो काली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, चलिए 42 नंबर में भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार 1881 में हुई थी, है कि नहीं? 42 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर में भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? तो 43 का सही जवाब सतलुज नदी पर है। ठीक है, चलिए 43 का सही जवाब होगा सतलुज नदी। ठीक है, जितने बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मैं आप सभी को हर एक टॉपिक पे वीडियो बना के दिखा दूंगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात? ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन आंसर को देखते जाओ। ठीक है, आपको करना क्या है, वीडियो को 2 बार देखना है। ठीक है, अगर आप सभी वीडियो को 2 बार देख लिए ना तो 101% मैं लिख देता हूँ, सभी क्वेश्चन आंसर आप सभी को याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे आपकी मर्जी है। 44 का सही जवाब उत्तर प्रदेश होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा या फिर कर्नाटक? ठीक है, तो देखो 45 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, गुजरात में है। ठीक है, चलिए 46 नंबर में देखिएगा। चलिए देखो भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो छत्तीसगढ़ में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, चलिए 47 नंबर में भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा धान की खेती करता है? तो पश्चिम बंगाल धान की सबसे ज्यादा खेती करता है। ठीक है, 48 नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मैंने आप सभी को इनसे पिछले वाले वीडियो में भी बताया था। ठीक है, और हाँ, जितने बच्चे इनसे पिछले वाले वीडियो को यानी कि ज्योग्राफी क्लास के 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए जितने बच्चे इनसे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, एग्जाम से पहले जरूर देख लेना। ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, सभी क्वेश्चन देख लिए तो बस आपका कोई बिल्कुल 0% टेंशन आपके मन में रहेगा। ठीक है, 0% आपके मन में टेंशन नहीं रहेगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोनो सही नहीं होगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन सही कर लोगे आप सभी। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। ठीक है, अगर मछली उत्पादन होगा, नीली क्रांति होगा, तबे तो रोजगार में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, 49 मयूरभंज लो अयस्क क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? मयूरभंज लो अयस्क क्षेत्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो देखो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? नगर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? न्यूयॉर्क, टोक्यो, लंदन, दिल्ली? तो देखो टोक्यो होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आपसे भी किसी से भी पूछ लेना, मेरे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चन का 100% सही जवाब था। विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो टोक्यो है। ठीक है, मैं आप सभी को एक बार फिर से बता देता हूँ। मैं आप सभी को कल के लिए यानी कि 5 फरवरी 2026 के लिए कुल मिलाकर के ज्योग्राफी का 3 वीडियो दिखाऊंगा, जिसमें से सबसे पहला वीडियो माइनस हो चुका है, यानी कि मैं आप सभी को दिखा दिया हूं। ठीक है, और 2 वीडियो रह चुका है। अगर आप सभी देखना चाहते हो तो बस कमेंट कर देना, सर जितना क्वेश्चन बच गया हम सभी को वो क्वेश्चन दिखा दीजिए, तो मैं वीडियो दिखा दूंगा। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए आप सभी के पास समय बहुत कम है, आप सभी अच्छे से तैयारी करो। तब तक हम सभी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।